ठीक है। नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज हम नक्षत्र पे हम आगे चलेंगे नक्षत्र की क्लास में। कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 27 नक्षत्र हैं। और हर ग्रह, जो 9 ग्रह हमारे, हर एक ग्रह को स्वामी बनाया गया है तीन तीन नक्षत्रों का। मतलब स्वामी तो नहीं कहेंगे, नक्षत्र का स्वामी तो कोई देवता या कोई वो होगा एंटिटी। लेकिन ये ग्रह वो हैं इनके स्वामी की तरह, कि इनकी दशा चलेगी। अगर जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसका जो स्वामी नक्षत्र है, दशा का स्वामी नक्षत्र, उसकी दशा आपके जीवन में सबसे पहली बार चलेगी। तो अब एक बात आती है कि कुछ शास्त्रों में मेंशन्ड है कि 28 नक्षत्र है, 27 नहीं 28 नक्षत्र है। अब 27 तो मैंने आपको बता दिया, 28वां नक्षत्र कौन सा है फिर? ठीक है। ऐसा मानते हैं पुराने समय में, बहुत बहुत एंशियंट टाइम में तो 28 ही माने जाते थे। फिर बाद में एक नक्षत्र को हटा दिया गया और 27 नक्षत्र से इक्वल पार्ट हो गया। अब ये 28वां नक्षत्र है, इसका नाम है अभिजीत नक्षत्र। हम्म। और ये क्या है? ये कौन सा नक्षत्र है? ये ये नक्षत्र है 22वां नक्षत्र जो है हमारा, वहां से इसको माना गया। इसकी स्थिति जो है, बेसिकली जो मकर राशि है ना, मकर राशि के चतुर्थ पद को ले लिया। और उसके आगे जो हमारा श्रावण नक्षत्र का पहला पद है, उत्तर आषाढ़ का आखिरी और श्रावण नक्षत्र का पहला, मतलब सिर्फ 2 पद वाला है। बाकी सारे नक्षत्र मैंने आपको बताया 4 4 पद वाले हैं। और नौ नौ, अगर हम 27 नक्षत्र माने तो सबके 4 4 पद है, बराबर 3 डिग्री 20 मिनट के। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इसके पहले वाले नक्षत्र को 3 पद कर दिया, पीछे वाले को 3 पद, और इसको दे दिए 2 पद। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 6 डिग्री 40 मिनट मकर राशि से लेकर मकर राशि में ही 3 डिग्री 20 मिनट तक रहेगा। ये देखो, यहाँ पे आप देखो, ये हमारा 27 नक्षत्र का सीक्वेंस है। ये 21वां नक्षत्र देखो, उत्तराषाढ़ है ना। उत्तराषाढ़ कहाँ से कहाँ तक है? 26 डिग्री 40 मिनट धनु में, मकर में 10 डिग्री तक जाता है ये, है ना। तो इसका मतलब मकर का लास्ट जो ये 10 डिग्री है, इसका जो लास्ट पद है, 6 डिग्री 40 मिनट से होगा ना शुरू। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र का चौथा पद जो होगा वो कहाँ से शुरू होगा? मकर राशि में 6 डिग्री 40 से 10। तो इस चौथे पद को इन्होंने क्या ले लिया? अभिजीत का पहला पद ले लिया। और फिर श्रावण नक्षत्र कहाँ से शुरू होता है? चंद्रमा का नक्षत्र है, जो चंद्रमा जिसका स्वामी बनता है, 10 डिग्री मकर से 23 डिग्री 20। तो इसका पहला ले लिया, पहला पद, यानी 3 डिग्री 20 मिनट ले लिया। तो ये 2 पदों को मान लिया गया कि ये अभिजीत नक्षत्र है। अब अभिजीत नक्षत्र को अच्छा माना गया है मुहूर्त के लिए। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो 28वां नक्षत्र है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अभिजीत नक्षत्र में पैदा होने से ऐसा माना जाता है कि शुभ होगा। ट्रेडिशनली इसको ऐसा माना गया है कि इसमें कार्य कर लेना चाहिए। अगर जैसे अभिजीत मुहूर्त होता है, दोपहर का मुहूर्त होता है, पौने 12 से 12:15 प्रतिदिन। और वो भी इसलिए मुहूर्त अच्छा माना गया क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात के अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, और भगवान राम का जन्म दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। तो वो दोनों भगवान से जुड़े हुए हैं। वैसे ही अभिजीत नक्षत्र को भी एक शुभ नक्षत्र माना गया, और इसको मान लिया गया कि मकर राशि का जो 6 डिग्री 40 मिनट से लेके मकर राशि में 13 डिग्री 20 मिनट तक रहेगा। तो आपको बस एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। ज्यादा जनरल यूज तो नहीं कोई करता, लेकिन हाँ, एटलीस्ट अभिजीत नक्षत्र कोई बोले तो आपको हैरान नहीं होना है कि ये कौन सा नक्षत्र आ गया। 27 नक्षत्र मैडम ने पढ़ा है, तो ये 28वां कहाँ से आ गया? ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हर नक्षत्र के 4 4 पद हैं, मतलब 4 चरण हैं, पांव या चरण कह लीजिए। तो ये हमने आपको बताया था। यहाँ पे इसमें आपको जैसे देखिए, बच्चे का जन्म होता है ना, बच्चे के जन्म के वक्त उसका नाम का अक्षर निकाला जाता है। वो पंडित जी कैसे निकालते हैं? ये जो एक एक नक्षत्र है, इसमें ये इसके अक्षर दे दिए गए हैं नाम के। जैसे अश्विनी का पहला जो पद है, उसका अक्षर है चू। दूसरे पद का अक्षर है चे। तीसरे का है चो। और चौथे का है ला। तो ये शब्द वो निकाल देगा जिस चरण में बच्चा पैदा हुआ, जब जो डिग्री थी, चंद्रमा जब जिस नक्षत्र में था, उसकी उस डिग्री के हिसाब से। मतलब अगर जन्म मेष राशि का हुआ है, 3 डिग्री 20 मिनट तक का जन्म है ना, लगन की डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट मेष राशि है, तो उसका अक्षर क्या पद हो गया? चू हो गया। अगर 5 डिग्री का लगन था, तो दूसरा पद हो गया अश्विनी का, चे निकला शब्द। और फिर तीसरा पद हुआ, मतलब 10 डिग्री, 6 डिग्री 40 से 10 डिग्री के बीच का डिग्री है लगन की, है ना।
मतलब जो भी नक्षत्र है जन्म का, उसके आपका नाम का अक्षर लिया जाता था, क्योंकि उससे ही नाम रखे जाते थे बेसिकली। तो ये बड़ा बेसिकली आजकल तो लोग नाम अपने मन से रखते हैं, माँ बाप को जो प्रिय लगता है वो रखते हैं, और कुछ लोग न्यूमरोलॉजिकली जो बच्चे के लिए बेनिफिशियल है रखते हैं। लेकिन इनकी भी वैल्यू थी पुराने समय में, तो इसको बहुत माना जाता था, क्योंकि विवाह के लिए जब मैचिंग करी जाती है ना लड़की लड़की की कुंडलियां, तब जो मैचिंग होती है, बेसिकली जो अष्टकूट मिलान सिद्धांत है, उसमें 8 गुण मिलाए जाते हैं, 8 तरह के गुण, 36 गुण होते हैं बेसिकली। और उसमें लड़की के नाम लड़के के नाम से, कहीं कहीं जहाँ कुंडली नहीं होती वहां फिर नाम से आपका मैचिंग करी जाती है। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी आगे विवाहित जीवन कैसा रहेगा, है ना। तो ये मैचिंग जब आप पढ़ोगे, मैरिज मैचिंग और मुहूर्त वगैरह, उसमें आपको ये डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन ये एक मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, ये अक्षर होते हैं इन नक्षत्र के इन चारों चरणों में। अब जिसमें भी कोई पैदा हुआ, टोटल 108 हो गए हमारे, है ना, 27 × 4, 108 पार्ट्स हो गए। और ये सारे अक्षर हैं जो जिनके जिनसे नाम निकलेगा। अब ये देखो, अश्विनी नक्षत्र जो है, इसके देवता कौन है? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कौन है? जो डॉक्टर्स हैं, जो देवताओं के जो मेडिसिन और जो माना जाता है, उनके जो सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको, जो ये ट्विंस हैं, अश्विनी कुमार कौन है? ट्विंस हैं, दो दो पुत्र हैं। और इनके पिता तो देखा जाए तो सूर्य है, सूर्य के ही पुत्र है अश्विनी कुमार बेसिकली। तो ये अच्छा है। अश्विनी नक्षत्र देखा जाए अपने आप में तो बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति, जैसे एक डॉक्टर की सोच होती है ना, एक साइंटिफिक सोच, और ऑब्वियसली उसकी इंटरेस्ट भी रहेगा लोगों को क्योर करने में, क्योंकि अश्विनी कुमार का क्या काम है? वो लोगों को उनको स्वास्थ्य, उनको ठीक करने के लिए, उनका अगर वो बीमार है तो ठीक करने के लिए। तो उस तरह से। अब भरणी नक्षत्र जो है वो, उसके देवता यम है ना। एक एक नक्षत्र के कई सारे स्टार्स होंगे, और उनके देवता से भी उसको जोड़ा जाएगा। जैसे मैं आपको एक ही नक्षत्र का भी बताती हूँ, है ना। अब ये जैसे कृतिका के कार्तिकेय है, रोहिणी के ब्रह्मा है ना, मृगशिरा के सोम चंद्र हैं। अब आप इससे ज्यादा करोगे तो आप कंफ्यूज होने लगोगे कि मृगशिरा तो मंगल का नक्षत्र है वैसे, और देवता इसकी चंद्रमा बता रहे हो। तो वो इसलिए कि वो किस तरह से फल देगा आगे, उसके लिए। ठीक है, तो डिटेल में हम नहीं जाते हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये अक्षरों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताया। अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र टाइप्स, हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। देखो, कुछ नक्षत्रों को उग्र नक्षत्र माना गया है, मतलब एग्रेसिव, एंगर, जिसमें थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर जिसे कह सकते हो। कुछ नक्षत्र चर नक्षत्र माने गए हैं। चर मतलब जिसमें मूवेबल जो है, जो कि जैसे किसी को यात्रा पे जाना है, जर्नी पे जाना है, मान लो किसी की विदेश जाना है, उसको लंदन जाना है 4 दिन के लिए। अब ऐसा ट्रिप तो हो कि वो ये ना हो कि वो लंदन में ही रह जाए, यहाँ से गया फ्लाइट पकड़ के, आपका भाई गया और या आपका बेटा गया या कोई गया व्यक्ति फैमिली का, और वो वहीं सेटल हो जाए, तो आप वापिस ही ना आए तो ये तो फिर परिवार के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो जनरली हमें 4 नक्षत्र इसलिए लेने होते हैं कि वो यात्रा करे और यात्रा करके वापिस आ जाए, मूवेबल रहे, वो स्थिर ना हो जाए वहां जाके। तो कौन कौन से नक्षत्र हैं? पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा एंड शतभिषा, चर नक्षत्र। ये अच्छा, अब अगर ये तो चलो बाहर यात्रा का हो गया। अब अगर किसी को मकान बनाना है ना, फाउंडेशन डालनी है, या मकान खरीदना है, या गृह प्रवेश करना है, या नौकरी ज्वाइन करनी है, या कोई व्यवसाय में स्थिरता चाहिए, जहां जहां आपको स्टेबिलिटी चाहिए, वहां हमें कौन से नक्षत्रों का प्रयोग करना चाहिए? मतलब जिस दिन चंद्रमा उस नक्षत्र में हो तभी आप उस दिन वो कार्य स्टार्ट करें। जैसे रोहिणी नक्षत्र है, सिर नक्षत्र है, उत्तर फाल्गुनी है, उत्तर आषाढ़ है, उत्तर भाद्रपद है, ये हमारे स्थिर नक्षत्र है। ये अच्छे हैं फॉर स्टेबिलिटी, किसी भी तरह की स्टेबिलिटी, घर मकान में स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, कि मकान बनाया आपने, है ना, और वो गिर जाए, अगर अर्थक्वेक आ जाए या सुनामी आ जाए, या किसी तरह का और एक्सीडेंट हो जाए, है ना, तो अब वो तो गलत हो जाएगा, आपका सारा पैसा, समय, आपकी भावनाएं, अगर मकान को कुछ होएगा। या नौकरी में आपने नौकरी ज्वाइन की और महीने भर में ही भाग आए कि बॉस से बनी नहीं, या असाइनमेंट ज्यादा मिल गया, या पोस्टिंग ऐसी हो गई, तो हमें ऐसा चाहिए होता है जहां हम स्थिर रह सके। तो उस समय हमें इन नक्षत्रों का प्रयोग जनरली करते हैं लोग, कि जिस दिन वो नक्षत्र उस दिन ज्वाइन करूंगा मैं ऑफिस में, उससे पहले ज्वाइन नहीं करूंगा। ठीक है, चिट्ठी आ गई, ऑफर लेटर आ गया, आप 1 महीने में ज्वाइन कर लीजिए।
तो आपके पास चॉइस है ना किस दिन करना है। एक महीने में 27 नक्षत्र 27 दिन में पड़ेंगे, तो आप वो वाला नक्षत्र वाला दिन ले लो जिस दिन वो सिर नक्षत्र आ रहा हो। ठीक है। इसी तरह मृदु, तीक्ष्ण, मिश्र, मिश्र तो मिक्स रिजल्ट देते हैं, विशाखा और कृतिका को मिश्र मिक्स रिजल्ट्स के लिए है। और लघु नक्षत्र, अब थोड़ा सा इसमें कौन कौन से, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, ये हमारे जो ट्रैवलिंग के लिए, मूवमेंट के लिए, ज्वाइनिंग ए जॉब के लिए भी, अगर आपको, आपकी जॉब ट्रांसफरेबल जॉब है, या बाइंग ए व्हीकल, व्हीकल क्या क्या है, आपको गाड़ी खरीदनी है, कार खरीदनी है ना, तो थोड़ा सा आपको चर नक्षत्र अच्छे रहते हैं। शतभिषा, धनिष्ठा, श्रवण, स्वाति और पुनर्वसु, है ना, इनको माना गया है। इसी तरह से हमारे कुछ नक्षत्र हैं, जैसे मैरिज के लिए, मैरिज में भी स्टेबिलिटी चाहिए, विवाह लंबा चले, है ना, 30-40 साल तो चले कम से कम। मकान खरीदा है, मकान में आप रहना चाहोगे, अगर अपना मकान बनाया, 20-25 साल 30 साल रहो, तो ये हमें यहाँ पे सिर नक्षत्र हम ले लेते हैं। इसी तरह से और भी कैटेगरीज हैं, ऊर्ध्वमुख, तिर्यमुख, अधोमुख। अब ये कहाँ यूज होता है, ये वाला इनकी जो कैटेगराइजेशन है, जब हम प्रश्न शास्त्र लगाते हैं। प्रश्न शास्त्र में प्रश्न जब कोई किया जाता है तो उसके कई रिजल्ट्स होते हैं, कि अगर वो राशि तिर्यमुख है तो इसका फल ऐसा होगा, अगर प्रश्न लगन ऊर्ध्वमुख है ना, मतलब ऐसा नक्षत्र है, तो फल ऐसा हो जाएगा। अधोमुखी, तो इस तरह से ये तीनों का ये भी कैटेगराइजेशन है। आप अब जब प्रश्न शास्त्र सीखोगे तब आपको इसका यूटिलाइजेशन होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा नक्षत्र किस कैटेगरी में आता है। तो ये नोट्स के रूप में आप रखे थे। जैसे उधरमुखी नक्षत्र किसके लिए अच्छा है, बिल्डिंग, उधरमुख मतलब ऊपर, अधोमुख मतलब नीचे देखना, है ना, तो जब ऊपर बिल्डिंग बनानी है ना, एक फ्लोर के पास दूसरा फ्लोर बनाना है, आपको स्टॉक या शेयर जो आप खरीदते हो, आप चाहते हो उसका पैसा बढ़ता जाए, वैल्यू बढ़ती जाए, है ना, आईपीओ में आपने शेयर खरीद लिया और आप चाहते हो उसपे पैसा, उसकी वैल्यू बढ़ती जाए। म्यूचुअल फंड लेते हैं हम, म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, वो सब उसकी वैल्यू, जिसमें हमें हाइट चाहिए, किसी भी तरह की ग्रोथ चाहिए, उसके लिए हमें ऊर्ध्वमुखी नक्षत्रों का भी इस्तेमाल करना है। एक तो आपको मैंने प्रश्न शास्त्र में इस्तेमाल बता दिया, एक आपका इस्तेमाल है इन जनरल भी, आपको अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे की इन्वेस्टमेंट है, समय की इन्वेस्टमेंट है ना, अगर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, तो वहां पे भी आपको उधरमुख नक्षत्र प्रयोग में लाने चाहिए। श्रावण नक्षत्र, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तर फाल्गुनी, पुष्य, आद्रा, रोहिणी, ये सारे हमारे उधरमुख नक्षत्र हो गए। इसके बाद अगर आपने कुछ खुदाई करनी है, सपोज किसी किसान को बोना है ना, फसल बोनी है ना, बीज डालने हैं, पहले गुड़ाई करेगा, ऐसे लॉन में हमें पौधे लगाने हैं, अच्छे अच्छे पेड़ लगाने हैं, है ना, प्लांटिंग करनी है, या और तरह का बेसमेंट बना रहे हैं मकान में, या कुआं खोद रहे हैं, और ऑब्वियसली जो तेल के कुएं खोदे जाते हैं उसके लिए तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक खुदाई है ही वो। इन सब के लिए हमें अधोमुखी नक्षत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब उन उन दिनों में कार्य आप स्टार्ट करो जब अधोमुखी नक्षत्र हो। कौन कौन से अधोमुखी नक्षत्र हैं, भरिणी, कृतिका, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, विशाखा, मूला, पूर्व आषाढ़ और पूर्व भाद्रपद, 9 नक्षत्र हैं जो हमारे अधोमुखी हैं। इसके बाद नक्षत्र एस्पेक्ट सीइंग, इसमें भी एक तरह का कैटेगराइजेशन नक्षत्र का, कि अंधलोचन, मध्यलोचन, सुलोचन, मंदलोचन, ये भी 4 भागों में बांट दिया गया है। इसका भी स्पेसिफिक यूज है। अब जैसे प्रश्न शास्त्र में मैं आपको बता रही थी, अब कोई चीज मिसिंग है, सपोज आपकी सोने की अंगूठी खो गई घर में, या आपने मंगलसूत्र पहना हुआ था या चेन पहनी हुई थी, नहाते वक्त आपने उतार के रख दिया था, अब वो मिल ही नहीं रहा, कहीं गिर गया, घर में ही कहीं गिर गया है, कोई बाहर से कोई नहीं आया, घर में से कोई नहीं गया बाहर, और वो चीज मिल नहीं रही है, तो प्रश्न लगाया जाता है, और फिर हमें समझ में आता है, वहां से हमारा इसका फॉर्मूला है कि कैसे हमें वो मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा, तो उसके लिए भी नक्षत्र की वैल्यू कौन सा वाला है देखना पड़ेगा। सुलोचन मतलब वहां आसानी से मिल जाएगा, अगर आपकी चीज, आपका लगन सुलोचन वाले नक्षत्रों में आ गया। और मंदलोचन धीरे धीरे मिलेगा, मध्यलोचन मिक्स्ड रिजल्ट है, अंधलोचन तो मिलेगा ही नहीं, अब वो चीज गायब ही हो गई। सपोज घर में ही किसी ऐसे गड्ढे में कहीं गिर गई जो जहां से आपको ना दिखेगा ना मिलेगा, तो वो चीज तो फिर खो ही गई। कई बार ये भी होता है, घर में कोई पेट है ना, वो ही खा गया उसको, सपोज डॉगी है घर में और गलती से उसने वो निगल ली, तो अब तो वो चली गई ना, अब तो वो
उसके पेट में ही चली गई, अब तो मिलेगी नहीं वो। तो इस तरह से बड़ी सारे हमारे एस्पेक्ट्स हैं, डिटेल्स आप लोग जब मुहूर्त पढ़ोगे या प्रश्न शास्त्र पढ़ोगे तब देख लोगे, है ना। ये सब मैंने इसमें थोड़ा सा इसलिए डाला है कि एक कॉमन हमारा प्रेजेंटेशन होता है। मिसिंग, अब अच्छा गुलिक क्या होता है? गुलिक एक शनि, शनि जो ग्रह है ना उसका भी नक्शा, उसके भी सैटेलाइट्स हैं। एक तरह से मानते हैं शनि का पुत्र है गुलिक, है ना। इसका फॉर्मूला है गुलिक को निकालने का। कुंडली में सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा कि गुलिक कहाँ बैठा है, एक डिग्री पर्टिकुलर किसी घर में गुलिक बैठा होगा। हेल्थ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में गुलिक का बहुत अच्छा यूज है, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को प्रश्न शास्त्र में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब कोई चीज मिसिंग है, कोई बच्चा घर छोड़ के चला गया, भाग गया, है ना। अब वो कहाँ मिलेगा, किस दिशा में जाना है, वहां पर भी हमें ये देखना होता है कि गुलिक किस राशि में बैठा है। जब प्रश्न कुंडली बनेगी, जहां गुलिक बैठा है उधर से हम फिर देख लेंगे कि वहां पे उस दिशा में मिलेगा वो। ये सिर्फ मोटा मोटा आपको प्राइमरी नॉलेज के लिए बताया है। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है नक्षत्रों में, ये है कि नक्षत्रों को मतलब कई बार क्या होता है, कुछ दिन आपके बड़े खराब जाते हैं, इवन डेथ के केस में, या किसी को अटैक किसी ने कर दिया या कोई एक्सीडेंट हो गया, ये कुछ ऐसे नक्षत्र उस दिन पड़ रहे होते हैं कि जब आपकी लाइफ में अचानक सडन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और कुछ दिन बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पहला जो जन्म का नक्षत्र है बर्थ का, उसको जन्म माना गया है। उससे दूसरा नक्षत्र जो होगा उसे संपत्ति के लिए अच्छा है, वो वाला नक्षत्र में कार्य पैसा मिलना, मिलेगा उस दिन जिस दिन पड़ रहा है, या अच्छे योग बन रहे हैं। तीसरा विपत, डेंजर, इसको कहते हैं तीसरा नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र जो होता है उस दिन विपत्ति आ सकती है, सावधानी आपको बरतनी चाहिए। चौथा क्षेमा, हीलिंग के लिए अच्छा है, यानी कि अगर डॉक्टर के पास जाना है, ट्रीटमेंट लेना है कोई तरह का, तब आप उस नक्षत्र में आप जाओ तो आपका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। पांचवा प्रत्यारी, मतलब ये जो तीन है ना, विपत, प्रत्यारी और वध, ये तीन नक्षत्र छोड़ के बाकी तो सब ठीक ही है। तो इन दिनों को थोड़ा आप ध्यान रखा करो, घर से निकलो या कोई बड़ी यात्रा पे जाना है, कोई रिस्की काम करना है, तो इन दिनों को अवॉइड करो जिन दिन विपत, प्रत्यारी या वध वाले नक्षत्र पड़ रहे हो। वध कौन सा होता है? सातवां नक्षत्र होता है जन्म नक्षत्र से। साधक, साधक मतलब साधना, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी हो या आपको कोई काम करना हो, कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, अचीवमेंट, यानी सपोज कोई कंपटीशन है, तो अगर उस दिन आप चूज कर सकते हो वो दिन, तो उस दिन छठा नक्षत्र ले लो, जन्म से छठे नक्षत्र में आपको अचीवमेंट मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है आपको प्राइज फर्स्ट नहीं मिले तो सेकंड तो मिल ही जाए, थर्ड तो मिल ही जाए, कुछ ना कुछ अचीवमेंट जरूर होगा। इसी तरह जन्म नक्षत्र से आठवां नक्षत्र जो है वो मित्र, मित्र नक्षत्र माना गया है। अच्छा है, ये मित्र आपके लिए सब तरह से बेनिफिशियल है। और नवा जो है वो अति मित्र है, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड फ्रेंड है। मतलब इस दिन तो सब शुभ शुभ ही है। तो ये थोड़ा सा इसी ऑर्डर में, 9 के बाद फिर 10 से 18 और फिर 19 से 27 लेते हैं। इस टेबल का यूज भी जनरली मेडिकली, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है या हमें देखना है किस दिन सर्जरी करानी है ना, उस समय इसका यूज काफी होता है। तो ये भी आपको एज ए नोट्स मैंने दिया है, बेसिक में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये हमारा मोटा मोटा नक्षत्र से रिलेटेड हो गया। कॉम्बिनेशन हो गए हमारे 12 घर 12 राशि, 144 कॉम्बिनेशन, 9 ग्रह ऐड हो गए 1296, और उसमें 27 नक्षत्र भी ऐड करिए। अब 27 नक्षत्र, किस नक्षत्र में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हमारे 35,000 योग बन जाते हैं एक कुंडली में। तो आप ये सोचो, एक कुंडली जब हम देखना शुरू करते हैं तो कैसे आप 5 मिनट में बोल सकते हो? 35,000 कॉम्बिनेशन को आपने स्टडी करना है, 5 10 मिनट 15 मिनट घंटा 2 घंटे भी लग सकते हैं किसी किसी की कुंडली में, जब कॉम्प्लिकेटेड हो, जहां ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स होगा एक ही राशि में, या बहुत सारे ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, तो थोड़ा समय तो कुंडली देखने में लगेगा ही लगेगा, है ना। तब जाके आप अपनी प्रिडिक्शन करेंगे। और ऑब्वियसली मैंने तो आपको बताया भी है, पहले तो आपको वैलिडेशन सीखना है कि कैसे वैलिडेट करना है कुंडली को बायोफैक्ट से, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। हाँ, तो बेसिकली इसमें वही है, ज्यादातर हमारे वही है। देखिए, अब ये जो सप्तऋषि के बारे में समझो, हम लोग, आप लोगों ने देखे बचपन में सप्तऋषि देखा है आसमान में? हाँ। सप्तऋषि नहीं बेसिकली मैम। 7 स्टार्स होते हैं, है ना। उसमें वशिष्ठ, देखो विवाह होता है ना जब,
तो नए नए विवाह के बाद वशिष्ठ और उनकी पत्नी को, और मतलब जो दिखाया जाता है नए नए जोड़े को ना, तारा जो होता है, वशिष्ठ क्या है, वशिष्ठ भी एक तारे के रूप में इनको मतलब माना है। अब ये जो तारे बताए गए, सात सप्तऋषि के सात तारे, वशिष्ठ, मारीची, पुलस्त्य, पुला, अत्रि, अंगिरस और क्रतु, है ना। और वशिष्ठ जहां पे है ना, ये वशिष्ठ तारा, इसके बाद ये अरुंधति, ये छोटा सा एक तारा और दिखेगा, वो उनकी पत्नी है अरुंधति। तो ऐसा माना जाता है कि नव विवाहित जोड़े को वशिष्ठ और अरुंधति के दर्शन कराए जाते हैं, ताकि उनका विवाह अच्छा रहे, जैसे वशिष्ठ ऋषि का रहा। और वशिष्ठ ऋषि कौन है, जो भगवान राम के भी गुरु थे उनके कार्यकाल में, और बाद में भी थे, मतलब वो कई युगों में रहे, सतयुग में भी थे, है ना, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे। तो ये ऋषि तो वो है।